शादी का मंडप हजारों दियों की रोशनी में नहाया हुआ था और हवा में गेंदे के फूलों और हवन की पवित्र सुगंध थी। मेरे छोटे भाई रोहन का चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन मेरी नजरें उस औरत पर टिकी थीं जो कोने में खड़ी दुल्हन के पिता को अपनी तीखी बातों से जलील कर रही थी। मेरी भाभी सुनीता। उसकी आंखों में संतोष नहीं, सिर्फ लालच चमक रहा था। बस इतनी सी घड़ी हमारे बेटे की कलाई पर यह अच्छी लगेगी क्या? अरे, हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। उसके शब्द चाबुक की तरह बरस रहे थे। मेहमान कानाफूसी कर रहे थे। संगीत का शोर भी उस अपमान को दबा नहीं पा रहा था। सब मेरी तरफ देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि मैं हमेशा की तरह मामले को शांत करूंगा, अपनी इज्जत बचाने के लिए झुक जाऊंगा। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी जगह से उठा। जब मैं सुनीता के पास पहुंचा तो उसने मुझे देखकर घृणा से मुंह फेर लिया, जैसे कह रही हो, तुम क्या करोगे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे पर खड़े एक व्यक्ति को हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल 2 पुलिस वाले उस जगमगाते हॉल में दाखिल हुए। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। वो यहां अपनी शान बढ़ाने और दहेज के नाम पर और पैसे ऐंठने आई थी, पर उसे यह नहीं पता था कि आज उसके हर गुनाह का हिसाब इसी मंडप में होगा। आप सोच रहे होंगे कि कोई अपनी भाभी के साथ भरे समाज में ऐसा सलूक क्यों करेगा? इस नफरत की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस कहानी को समझने के लिए आपको उस दिन से शुरू करना होगा जिस दिन मैंने अपने पिता को आखिरी बार उनकी आंखों में उम्मीद के साथ देखा था। उस दिन जब उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, अपना घर, सब कुछ मेरे छोटे भाई रोहन की पढ़ाई के लिए दांव पर लगा दिया था। मैं, बड़ा बेटा, हमेशा से ही परिवार के लिए एक जिम्मेदारी था, एक ऐसा बोझ जिसे बस ढोया जा रहा था। मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई ताकि मैं एक छोटी सी दुकान पर काम करके घर के खर्च में हाथ बटा सकूं। मुझसे कहा गया था, रोहन, हमारा भविष्य है, तुम हमारा आज संभालो। और मैंने संभाला। मैंने अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, सब कुछ उस हवन कुंड में डाल दी जिसमें मेरे परिवार की उम्मीदें पक रही थीं। पिताजी की आंखें हमेशा रोहन के लिए चमकती थीं। मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, वो गर्व से कहते थे। और उस बेटे के कलेक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए मैं, उनका दूसरा बेटा, अपनी जवानी एक धूल भरी किराने की दुकान में खपा रहा था। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, वही खाते संभालना, बोरियां ढोना और रात को थका हारा घर लौटना। मेरी हथेलियों में कलम की जगह गट्टों के निशान थे। मेरी कमाई का हर एक पैसा रोहन की किताबों, उसके कपड़ों और शहर में उसके खर्चों के लिए चला जाता था। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं थी। मैं मानता था कि ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। परिवार की नींव में अगर मेरे सपनों की बलि चढ़ रही थी तो मुझे वो भी मंजूर था। फिर रोहन की जिंदगी में सुनीता आई। वो एक अमीर घर की पढ़ी लिखी लड़की थी और पहली ही नजर से उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उस घर का कोई नौकर हूं। तो तुम हो जो दुकान पर बैठते हो, उसने पहली मुलाकात में नाक सिकोड़कर कहा था। उस दिन से मेरे लिए घर घर नहीं रहा, वो एक ऐसा अखाड़ा बन गया जहां रोज मुझे मेरी औकात याद दिलाई जाती थी। अगर मैं उनके दोस्तों के सामने आ जाता तो सुनीता का मुंह बन जाता। ये मेरे जेठ हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, घर का कामकाज देखते हैं। वो ऐसे परिचय कराती जैसे मैं कोई शर्मिंदगी का सबब हूं। रोहन, जो कभी मेरा भाई था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अपनी पत्नी के हर शब्द को पत्थर की लकीर मानता था। वो मेरी तरफ देखने से भी कतराता था, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसे उसके अतीत की, हमारी गरीबी की याद दिलाता था। इसी बीच पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि दिल का बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें लाखों का खर्च आएगा। हमारे पास कुछ नहीं बचा था, घर तक गिरवी था। मैंने पहली बार रोहन से मदद मांगी, जो अब एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा था। उस शाम को मैं आज तक नहीं भूला। सुनीता सोफे पर पैर फैलाए बैठी थी और रोहन सहमा हुआ खड़ा था। पापा के इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सुनीता जोर से हंसी। किस लिए? इन बूढ़ों पर पैसा बर्बाद करने के लिए? अब इनकी उम्र हो गई है, इनकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। हमारे भी अपने सपने हैं, हमें घर लेना है, गाड़ी लेनी है। उस रात मैं खाली हाथ लौटा और 1 हफ्ते बाद पिताजी बिना इलाज के हमें छोड़कर चले गए।
उनकी चिता की आग में मेरा वो भोला भाला रूप भी छलकर राख हो गया, जो परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। उस धुएं में से एक नया इंसान पैदा हुआ, जिसने कसम खाई कि वो इस अन्याय का हिसाब जरूर लेगा। पिताजी की 13वीं के अगले ही दिन घर में पंचायत बैठ गई। रोहन और सुनीता मेरे सामने ऐसे बैठे थे जैसे वो जज हों और मैं कोई मुजरिम। आंसुओं का दिखावा अब खत्म हो चुका था और उनके असली चेहरे सामने थे। देखो भैया, रोहन ने बात शुरू की, लेकिन नजरें झुकाए हुए। पापा ने ये घर मेरे नाम किया था, अब वो नहीं रहे, और सुनीता कह रही है कि। उसने बात अधूरी छोड़ दी। सुनीता ने कमान संभाली। उसकी आवाज में जरा भी लिहाज नहीं था कि अब तुम्हारा इस घर में क्या काम। तुम अपनी जिंदगी देखो, हम अपनी देखेंगे। तुम जैसे अनपढ़ गंवार हमारे साथ रहेंगे तो सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। 2-4 दिन में ये घर खाली कर देना। मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। जिस घर की दीवारों को मैंने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी घर से मुझे बेदखल किया जा रहा था। मेरे कानों में मेरे पिता के शब्द गूंज रहे थे, ये घर हम सबका मंदिर है। पर अब उस मंदिर में दानव बैठ चुके थे। मैंने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। चुपचाप अपने कमरे में गया, एक छोटा सा थैला उठाया, उसमें पिताजी की एक तस्वीर रखी और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। मेरी चुप्पी ने उन्हें हैरान कर दिया था, पर उन्होंने इसे मेरी हार समझ लिया। उस रात मैं शहर के एक मंदिर की सीढ़ियों पर सोया। मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय मेरे पिता की यादों और मेरे सीने में जल रही अपमान की आग के। कई हफ्ते मैं यूं ही भटका, कभी मजदूरी की, कभी किसी ढाबे पर बर्तन धोए। हर रात जब मैं ठंडे फर्श पर लेटता तो सुनीता का हंसता हुआ चेहरा और रोहन की झुकी हुई नजरें मुझे सोने नहीं देती थीं। यही वो आग थी जिसने मुझे टूटने नहीं दिया। जिस काम के लिए मुझे हमेशा जलील किया गया, मैंने उसी को अपना हथियार बनाया। मुझे किराने और सब्जियों की अच्छी परख थी। मैंने देखा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट ताजी और अच्छी क्वालिटी की सब्जियों के लिए परेशान रहते हैं। मैंने अपनी बची खुची जमा पूंजी से एक हाथ ठेला खरीदा और सुबह 4 बजे मंडी पहुंच जाता। मैं खुद सबसे अच्छी सब्जियां छांटता और शहर के छोटे बड़े होटलों में सप्लाई करने लगा। शुरुआत में सबने मुझे दुत्कारा, लेकिन मेरी मेहनत और ईमानदारी धीरे धीरे रंग लाने लगी। जिस काम को सुनीता गंवारों वाला काम कहती थी, उसी काम ने मुझे मेरे पैरों पर फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया था। मैं अब सिर्फ एक बदला लेने वाला भाई नहीं था, मैं एक बिजनेसमैन बन रहा था, जिसकी नींव मेरे अपमान और मेरे आंसुओं से बनी थी। एक ठेले से शुरू हुआ मेरा सफर अब एक छोटे से गोदाम और 3 डिलीवरी वैन तक पहुंच चुका था। मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा पिताजी फ्रेश। मेरे लिए यह सिर्फ एक व्यापार नहीं, मेरे पिता को दी गई श्रद्धांजलि थी। मैं दिन रात काम करता। नींद मेरे लिए एक जरूरत नहीं, एक कमजोरी थी। जब भी मेरी आंखें थक कर बंद होने लगती, मुझे सुनीता के घृणा से भरे शब्द और पिताजी का बेबस चेहरा याद आ जाता और मेरी सारी थकान गायब हो जाती। मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, मैंने इज्जत कमाई। बाजार के बड़े बड़े व्यापारी अब मुझे नाम से जानते थे। मैं अब वो अनपढ़ गंवार नहीं था, मैं प्रकाश जी बन चुका था, जिसका माल शहर के सबसे अच्छे होटलों में जाता था। उधर रोहन और सुनीता अपनी ही बनाई दुनिया में डूब रहे थे। उन्होंने हमारा पुश्तैनी घर बेच दिया था और उस पैसे से एक आलीशान फ्लैट और एक महंगी गाड़ी खरीद ली थी। उन्हें लगता था कि पैसा पेड़ पर उगता है। सुनीता की किटी पार्टियों और रोहन के महंगे शौकों ने जल्द ही उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। रोहन ने अपनी नौकरी में भी कोई तरक्की नहीं की, क्योंकि उसका ध्यान काम से ज्यादा दिखावे पर था। खबर मिली कि उसने किसी स्कीम में सारा पैसा डुबा दिया था और अब वो भारी कर्ज में था। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। एक दिन मैं शहर के सबसे नए और महंगे 5 स्टार होटल में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था। मैं मैनेजर के साथ बैठा बातें कर रहा था कि तभी मेरी नजर एक वेटर पर पड़ी, जो सहमे हुए अंदाज में टेबल पर पानी रख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने गौर से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोहन था, मेरा छोटा भाई। चमकते सूट की जगह
उसने वेटर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर वही घमंड नहीं, बल्कि नौकरी जाने का डर था। हमारी नजरें मिली। उसकी आंखों में अविश्वास, शर्म और खौफ का एक ऐसा समंदर था जिसे मैं सालों से देखना चाहता था। मैंने अपनी नजरों में कोई पहचान नहीं आने दी। मेरे लिए वो सिर्फ एक वेटर था और कुछ नहीं। होटल के मैनेजर ने कहा, ये हमारे नए स्टाफ मेंबर हैं रोहन। मैंने बस सिर हिलाया और अपने कॉन्ट्रैक्ट के कागजों की तरफ देखने लगा। मेरा ये बर्ताव उसके मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी आवाज सिर्फ उसे सुनाई दी थी। उस दिन होटल से लौटने के बाद कई रातों तक मैं सो नहीं पाया, पर इस बार वजह दुहक नहीं, एक अजीब सा सुकून था। न्याय का पहला अध्याय लिखा जा चुका था। मुझे पता था कि रोहन ये बात सुनीता को जरूर बताएगा, और हुआ भी वही। मुझे मेरे एक पुराने जानने वाले से खबर मिली कि उनके घर में रोज झगड़े हो रहे हैं। सुनीता, जो कभी रोहन को मेरे खिलाफ भड़काती थी, अब उसी पर चिल्ला रही थी। मेरी तरक्की उसके लिए खुशी नहीं, बल्कि एक और जिल्लत का कारण बन गई थी। उसका घमंड चूर चूर हो गया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिस देवर को उसने गंवार कहकर घर से निकाला, आज उसी के भाई की वजह से उसका पति एक वेटर की नौकरी करने पर मजबूर है। कर्ज वाले रोज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और उन्हें अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जब हर रास्ता बंद हो जाता है, तब इंसान अपने असली चरित्र पर लौट आता है। सुनीता का चरित्र लालच और बेशर्मी से बना था। उसने एक नया जाल बुना। उसने रोहन को समझाया कि अब सिर्फ मैं ही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता हूं। आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका फर्ज बनता है हमारी मदद करना। खून का रिश्ता है, कोई मजाक नहीं। ये शब्द उसी औरत के थे जिसने मेरे पिता को मरते हुए छोड़ दिया था। उनका प्लान था कि वो भरे समाज में सबके सामने मुझसे मदद मांगेंगे, मुझ पर परिवार की इज्जत का दबाव डालेंगे ताकि मैं इनकार न कर सकूं। और इसके लिए उन्हें हमारे एक दूर के रिश्तेदार की बेटी की शादी से अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। जब मेरे पास शादी का कार्ड आया, मैं तभी समझ गया था कि खेल का आखिरी दौर अब शुरू होने वाला है। वो मुझे मेरे ही हथियार यानी परिवार और इज्जत से मात देना चाहते थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिस इंसान को उन्होंने सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था, वो अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, दिमाग से भी काम लेता है। मैंने शादी में जाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मैंने सिर्फ नए कपड़े नहीं खरीदे। मैंने अपने वकील से भी बात की। मैंने उन सभी सबूतों को इकट्ठा किया जो साबित करते थे कि रोहन और सुनीता ने धोखे से पिताजी का घर अपने नाम करवाया था और उनके इलाज के लिए दिए गए पैसे भी हड़प लिए थे। शादी वाले दिन मंडप की ओर निकलने से पहले मैंने एक आखिरी फोन किया शहर के पुलिस इंस्पेक्टर को। मैंने उन्हें बताया कि एक अपराधी जिसके खिलाफ मेरे पास पक्के सबूत हैं, आज एक शादी में मौजूद होगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से हमने इसे शुरू किया था, और अब हम वापस उसी शादी के मंडप में थे। सुनीता का लालची चेहरा पुलिस को देखकर सफेद पड़ चुका था। रोहन डर से कांप रहा था। मेहमानों की कानाफूसी एक भयानक शोर में बदल गई। इंस्पेक्टर मेरे पास आए और धीरे से पूछा, प्रकाश जी, क्या यही है वो? मैंने शांति से सिर हिलाया। तभी सुनीता की चीख निकली, ये क्या हो रहा है? अपनी ही भाभी को पुलिस के हवाले करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, मैंने तुम्हें पाला है और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो? कुछ तो लिहाज करो, घर की इज्जत का तमाशा बना रहे हो। वो रोने धोने का नाटक करने लगी ताकि लोग उसे बेचारी समझें, पर अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। मैंने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, इतनी ऊंची कि मंडप के हर कोने में बैठे इंसान को मेरे शब्द सुनाई दें। इज्जत, इज्जत की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती भाभी। घर की इज्जत तो उसी दिन नीलाम हो गई थी जिस दिन तुमने एक लाचार बाप को बिस्तर पर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया था। मैंने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और इंस्पेक्टर को थमा दी। साहब, इस फाइल में हर सवाल का जवाब है। इसमें वो जाली कागज हैं जिन पर धोखे से पिताजी के अंगूठे लगवाकर इन्होंने हमारा पुश्तैनी घर हड़प लिया था। इसमें बैंक की वो स्टेटमेंट भी है जो बताती है कि पिताजी के इलाज के लिए रखे गए 5 लाख रुपए इन्होंने अपनी अय्याशी में कैसे उड़ा दिए। और इसमें एक रिकॉर्डिंग भी है
जिसमें ये खुद अपने गुनाह कबूल कर रहे हैं। सबूत देखते ही इंस्पेक्टर के चेहरे के भाव बदल गए। सुनीता ने भागने की कोशिश की, पर एक महिला कांस्टेबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोहन मेरे पैरों में गिर पड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं सुनीता की बातों में आ गया था, प्लीज मुझे बचा लो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर मुझे उसमें पछतावा नहीं, सिर्फ डर दिख रहा था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, ये माफी तुम्हें मुझसे नहीं, पिताजी की तस्वीर के सामने मांगनी चाहिए थी। शायद तब उनकी आत्मा को शांति मिलती। पुलिस ने दोनों को हथकड़ी पहना दी। सुनीता मुझे गालियां देती हुई जा रही थी, पर उसकी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। न्याय हो चुका था। मैंने अपनी जेब से पिताजी की छोटी सी तस्वीर निकाली, उसे देखा और मन ही मन कहा, आज आपका हिसाब पूरा हो गया पापा। मेरे सीने में सालों से जल रही आग आज बुझ चुकी थी और उसकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली थी।